Hello dear kids, welcome to your social science class, and today we are going to do a new chapter, that is chapter number 12, the Gupta Empire 320 to 540 AD। आज हम पढ़ेंगे कौन से एम्पायर के बारे में? गुप्ता एम्पायर के बारे में। So first the introduction. In the beginning of the 4th century AD, no large state structure existed in India. 4th century AD के beginning तक, शुरुआत तक कोई भी बहुत बड़ा structure exist नहीं करता था। कहाँ? इंडिया में। In the post-Mauryan period, two large state structures had emerged in North India and in the Deccan. और post-Mauryan period में बहुत बड़े स्टेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आए थे नॉर्थ इंडिया में एंड कहाँ पे? डेक्कन में। दे वर द कुशाना स्टेट ऑफ द नॉर्थ एंड द सतवाहना स्टेट ऑफ डेक्कन। नॉर्थ में कुशाना स्टेट और डेक्कन में सतवाहना स्टेट। The power of these states had disappeared before the beginning of the 4th century AD. और 4th century AD के स्टार्ट होने तक इन स्टेट्स का जो पावर है वो वैनिश हो गया था, डिसअपियर हो गया था। It was in this situation the Guptas, a family of uncertain origin, began to build up an empire. और ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? एक नई फैमिली गुप्तास की वो अपना एम्पायर बिल्ड करना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनका ओरिजिन अनसर्टन था कि उनका ओरिजिन कहाँ से है। Now children, let's read about Chandragupta, AD 320 to AD 335. The founder of the Gupta dynasty was Sri Gupta. Sri Gupta, Gupta dynasty के founder थे। The first important ruler of this dynasty was Chandragupta I. चंद्रगुप्त वन जो थे वो इस डायनेस्टी के सबसे important ruler थे। He was a strong and able leader. He started the Gupta era. The first year of it began in AD 320. और गुप्ता एरा की शुरुआत जो है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त I. He married a princess named Kumara Devi of the ruling Lichavi family of वैशाली। वैशाली की जो लिच्छावी फैमिली रूल कर रही थी वहाँ की प्रिंसेस कुमारा देवी से चंद्रगुप्ता ने मैरिज की, चंद्रगुप्ता I ने। दिस हेल्प्ड हिम टू एस्टैब्लिश हिज रूल टिल इलाहाबाद, और इसी कारण वो इलाहाबाद तक अपना रूल एस्टैब्लिश कर पाए। नेक्स्ट समुद्रगुप्ता, AD 335 to AD 380. Chandragupta I was succeeded by his son Samudragupta. समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता I का सन था और उसने चंद्रगुप्ता के बाद ये गुप्ता डायनेस्टी को संभाला। An inscription engraved on the Ashokan pillar at Allahabad gives us information about Samudragupta's accession and conquest. समुद्रगुप्ता ने कहाँ कहाँ कॉन्क्वेस्ट किया, उसका एसेशन कहाँ कहाँ था, उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिलता है देखने को? जो इलाहाबाद में अशोकन पिलर है उस पे। हरिसेना, an important official of the state, had composed 33 lines. उस स्टेट का जो important official वो हरिसेना था, उसने 33 lines कंपोज की, which were engraved on the pillar. उस पिलर पे उसका engrave किया हुआ है वो 33 lines. The inscription mentions that Maharaja Dhiraj Chandragupta I, in a highly emotional tone, declared his son Samudragupta his successor. वो जो इंस्क्रिप्शन है उस पे क्लियरली ये मेंशन है कि महाराजा धीराज चंद्रगुप्ता I जो थे उन्होंने बहुत ही एक इमोशनल टोन में अपने बेटे समुद्रगुप्ता को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था। समुद्रगुप्ता इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। For the expansion and consolidation of the Gupta Empire, he adopted an aggressive policy of conquest.
अब गुप्ता एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए और उसके कंसोलिडेशन करने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो समुद्रगुप्ता था उसने क्या किया था, उसने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी कॉन्क्वेस्ट की। His empire extended from Hooghly in the east to Chambal in the west and from the Himalayas in the north to the Narmada in the south. अब समुद्रगुप्ता का जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था वो अभी हमने यहाँ पढ़ा। कितनी जगहों पे फैला था? ईस्ट में हुगली में, देन वेस्ट में चंबल एंड देन नॉर्थ हिमालयाज एंड साउथ नर्मदा। He defeated 12 kings of South India. South India के 12 kings को उसने defeat किया। The military foundation of the Gupta Empire was laid by समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्ता ने military foundation भी गुप्ता एम्पायर की ले की थी। Next, चंद्रगुप्ता II, AD 380 to AD 414. समुद्रगुप्ता was succeeded by his son चंद्रगुप्ता II. अब समुद्रगुप्ता का सन चंद्रगुप्ता II ने क्या किया था? वो समुद्रगुप्ता का एम्पायर ओवरटेक किया था, उसका सक्सेसर बना था। ही इज ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्ता II को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। He entered a matrimonial alliance with the Nagas by marrying Princess कुबेर नागा। अब एक मैट्रिमोनियल अलायंस में विक्रमादित्य जो थे वो गए, उन्होंने नागाज की एक प्रिंसेस कुबेर नागा को मैरी किया था, उनसे शादी की। दिस अलायंस हैड अ ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस इन हिज प्रिपरेशन फॉर द कैंपेन। और कैंपेन की प्रिपरेशन के लिए ये जो अलायंस था, ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस था, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया इसने। He defeated the Shaka king Rudrasena III and annexed his kingdom. किसने किया? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य इज चंद्रगुप्ता II। विक्रमादित्य ने शाका किंग रुद्रसेना III को डिफीट किया और उसके किंगडम को एनेक्स कर लिया। This brought an end to Shaka rule in western India and added the regions of Gujarat, Kathiawar and West Malwa to the Gupta Empire. और ये जो शाका रूल का एंड हुआ कहाँ? वेस्टर्न इंडिया में। उसने वो जो रीजन्स थे अलग अलग, गुजरात, काठियावाड़ और मालवा, इनको कहाँ ले आए? वो गुप्ता एम्पायर के अंडर आ गए ये सब। चंद्रगुप्ता II took pride in having at his court some of the wisest and most learned men of the country, including Kalidasa and Amar Simha. अब चंद्रगुप्ता II के कोर्ट में बहुत वाइज लोग थे और लर्नड लोग थे, जिनमें कि कालिदास और अमर सिम्हा भी थे। An important incident which took place during his period was the visit of Fahin, a Chinese pilgrim. और चंद्रगुप्ता II के रेन में, चंद्रगुप्ता II के टाइम पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर फाहिन, एक चाइनीज पिलग्रिम जो थे, वो उन्होंने विजिट किया था इंडिया को। According to certain inscriptions and coins, Chandragupta II was succeeded by his son Kumargupta. अब जो inscriptions हैं और जो coins थे, उनके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्ता II को किसने सक्सीड किया? कौन बना उनका सक्सेसर? उनके बेटे कुमारगुप्ता। According to certain inscriptions and coins, Chandragupta II was succeeded by his son Kumargupta I. अब कुछ इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्ता II के सक्सेसर कौन बना? चंद्रगुप्ता II का सक्सेसर उनका बेटा कुमारगुप्ता I. He ruled over Magad and Bengal in the east and Gujarat in the west. उसने कहाँ कहाँ रूल किया? मगध और बंगाल ईस्ट में और वेस्ट में गुजरात पे रूल किया। It has been suggested that towards the last years of his reign, the Gupta Empire faced foreign invasion. और कुमारगुप्ता I जब रूल कर रहा था तो उस टाइम पे जो लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रूल था, गुप्ता एम्पायर ने क्या फेस किया? फॉरेन इन्वेजन फेस किया गुप्ता एम्पायर ने। Now let's read about Skandagupta.
Skandagupta was perhaps the last powerful Gupta monarch. गुप्ता डायनेस्टी का जो लास्ट पावरफुल रूलर था वो था स्कंदगुप्ता. ड्यूरिंग हिज रेन द हुन्स मेड रिपीटेड रेड्स इनटू द गुप्ता टेरिटरी बट स्कंदगुप्ता अल्टीमेटली डिफीटेड देम. अब स्कंदगुप्ता के रूल के टाइम पे हुन्स ने रिपीटेड इन्वेजन्स किए थे, रेड्स हुए थे उनके गुप्ता टेरिटरी पे, लेकिन स्कंदगुप्ता ने उन्हें डिफीट कर दिया. The Huns were a nomadic tribe from Central Asia. Huns कौन थे? Nomadic tribe थे, nomads थे. वो कहाँ से थे? Central Asia से. It appears that the raids by the Huns adversely affected the economy of the empire. अब जो बार बार ये रेड्स होते थे हुन्स के द्वारा, इससे जो गुप्ता एम्पायर की इकोनॉमी थी उस पर बहुत भारी असर पड़ा. However, the Guptas continued to rule till about AD 550. But by then their powers had already become very insufficient. लेकिन फिर भी गुप्ताज रूल करते रहे 550 AD तक, लेकिन तब तक उनके जो पावर्स थे वो बहुत कम हो चुके थे. The time of Gupta dynasty had been called the golden age of ancient Indian history because of great achievements in all aspects of life. अब ये जो गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था, वो कहा गया गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए थे इस दौरान. सो लेट अस डिस्कस देम. आइए उनको डिस्कस करते हैं, कौन कौन से अचीवमेंट्स थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे. एडमिनिस्ट्रेशन. The king was the central figure of administration. Administration का जो central figure था वो कौन था? King. He decided the policy of the state during war and peace. लड़ाई और शांति दोनों के टाइम पे जो पॉलिसी जो डिसाइड करता था वो कौन था? King. He led the army in case of a war. और कभी वॉर होती थी, जब लड़ाई होती थी, बैटल होता था, तो उस केस में भी आर्मी को कौन लीड करता था? किंग. Though the supreme judicial powers were vested in the king, he was assisted by the Mahananda Nayak, चीफ जस्टिस. वैसे तो सुप्रीम जुडिशियल पावर्स जो थे वो किंग के पास थे, लेकिन फिर भी उसे असिस्ट कौन करता था? महानंद नायक, जिसे कि चीफ जस्टिस भी कहा जाता. In the provinces, this work was entrusted to the Uprikas and in the districts to the Vishyapatis. अब प्रोविंसेस में उप्रिकाज उसको देखभाल करते थे और जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें विश्यपतिस. In village, the headmen and the village elders used to decide the petty cases. जो छोटे छोटे केसेस होते थे विलेजेस में, उनको कौन डिसाइड करता था? या तो हेडमैन और या जो उस गांव के बड़े लोग होते थे. The whole empire was divided into desas और राष्ट्रास और भुक्तिस. जो पूरा एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर, वो किस में डिवाइडेड था? देसास, राष्ट्रास या भुक्तिस में. The Bhuktis were governed by Uprikas. भुक्तिस को कौन गवर्न करता था? Uprikas. The Bhukti was divided into districts or Vishyas under an official called Ayuktaka और विश्यपति. और जो भुक्ति थे, भुक्ति किस में डिवाइडेड थे? भुक्ति को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे कि विषयस भी कहा जाता था. और उस किसके अंडर थे वो? एक ऑफिशियल के अंडर, जिन्हें कि आयुक्तका या विषयपति कहा जाता था. द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ हेडमैन कॉल्ड ग्रामाध्यक्ष और ग्रामपति. और जो सबसे लोएस्ट यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो था हेडमैन, जिसे कि ग्रामाध्यक्ष या ग्रामपति कहा जाता था. नेक्स्ट, इकोनॉमी. The major part of the revenue of the state came from agriculture. Agriculture से ही ज़्यादा revenue आता था. The production of crafts had become the specialized occupation. और crafts का production एक specialized occupation बन गया था. Trade was also carried on with countries in Southeast Asia. Brahmadesh, Myanmar, Suvarnadweep, Java, Sumatra, Champa, Vietnam and Cambodge,
कंबोडिया। अब ट्रेड कौन कौन सी कंट्रीज से होता था? ये जो कंट्रीज अभी हमने पढ़े, जिनके कि पहले के नाम कुछ और थे, अब वो दूसरे नाम से जाने जाते हैं, इन कंट्रीज के साथ ट्रेड भी होता था। नेक्स्ट कम्स द सोशल लाइफ। People lived a fairly comfortable life and standard of living was high and established. लोग बहुत कंफर्टेबली रहते थे, बहुत कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करते थे और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी बहुत हाई था। द कास्ट सिस्टम वॉज नॉट रिजिड, कास्ट सिस्टम भी रिजिड नहीं था। वुमेन एंजॉयड अ हाई सोशल स्टेटस, वुमेन्स को भी बराबर का ही दर्जा मिलता था, उनका हाई सोशल स्टेटस था। Some of the women acted as governors as girls received education. कुछ women's governors भी थी और girls को education भी दिया जाता था। Young girls were given the right of स्वयंवर। जो young girls थी उनको स्वयंवर का right भी था। Sometimes polygamy and sati were practiced. कभी कभी ये सब evils जो थे वो practice में आते थे, but हमेशा नहीं होता था। Now let's read about the religions. Vaishnavism and Shaivism became popular. Vaishnavism और Shaivism इस टाइम पे popular religions थे, both marked by devotion and non-violence. दोनों का एम क्या था? Devotion and non-violence. Gupta kings were Vaishnavas. They also performed religious sacrifices. जो गुप्ता किंग थे वो क्या थे? Vaishnavas थे। Religious sacrifices were held but not as often as in Vedic times. जो religious sacrifices दिए जाते थे, बलि जिसे कहते हैं, वो भी होते थे यहाँ पे, लेकिन जितने वैदिक टाइम पे होते थे उतने नहीं होते थे। The kings gave donation for building temples. It was believed that Vishnu sometimes comes to earth to help men lead good life. And this is called अवतारा और incarnation. अब जो किंग्स थे वो बिल्डिंग्स के लिए, टेम्पल्स बिल्ड करने के लिए क्या देते थे? डोनेशंस देते थे। और ये भी माना जाता था कि लॉर्ड विष्णु जो हैं वो कभी कभी अर्थ पे आते हैं, किसको देखने के लिए? किसको हेल्प करने के लिए? उन लोगों को जो कि बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इसे कहा जाता था अवतारा या इनकारनेशन। अवतार लेने को कहते हैं इनकारनेशन। नाउ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। स्कल्पचर। Sculpture attained a classical beauty and simplicity that has rarely been equaled. गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो स्कल्पचर्स थे उनकी एक अलग ही ब्यूटी और सिंप्लिसिटी थी। Monumental images of gods were carved with great precision and harmony. जो गॉड्स के इमेजेस होते थे, मॉन्यूमेंटल इमेजेस, वो बहुत ही प्रिसाइज्ड वे में उनको बनाया जाता था। The Gupta creation of the classical icon of the Buddha is a landmark in the art of Asia, for like the Padmapani of Ajanta is radiated to many lands. अब ये जो बुद्धा का जो एक क्लासिकल आइकन गुप्ता क्रिएशन का था, ये एक लैंडमार्क था आर्ट ऑफ एशिया में। The Buddha statues carved at Sarnath are specially notable. जो सारनाथ में, if you have gone to Sarnath, if you have ever visited, तो सारनाथ में जो बुद्धा के जो स्टैचूज कार्विंग हैं, स्टैचूज कार्व किए गए हैं, वो बहुत सुंदर हैं एंड दे अननोटिस्ड, उनको नहीं छोड़ा जा सकता, बिना देखे कोई रह ही नहीं सकता उसको। दे आर सो ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स रीड अबाउट द पेंटिंग्स। The oldest surviving paintings are the Buddhist frescoes on the walls of the Ajanta caves executed during the period of Guptas. Guptas के एम्पायर के टाइम पे जो पेंटिंग्स बनाई गई, बुद्धिस्ट फ्रेस्कोज जो है, मीन्स द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धा ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता, they are the oldest surviving paintings. Ranked among the masterpieces of all times, the frescoes depict a panorama of both natural and supernatural life. ये जो फ्रेस्कोज हैं, जो मास्टरपीस हैं ऑफ ऑल टाइम्स, इनसे क्या पता चलता है? नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों
ही लाइफ का डिपिक्शन करते हैं ये फ्रेस्कोज। Gods, men and animals painted in rich earth colors seem to project outward from the wall towards the spectator with dramatic impact। अब ये जो गॉड्स, मैन और एनिमल्स की पेंटिंग है अजंता के वॉल्स पे और उसमें रिच अर्थ कलर्स यूज़ किए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो वॉल से बाहर निकल के जो देखने वाला है उसकी तरफ वो आ रहे हैं और एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट देता है। दीज पेंटिंग्स गिव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट टू द स्पेक्टेटर्स, जो देखने वाला होता है। इन कंट्रास्ट टू दीज बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एट अजंता, अर्ली हिंदू पेंटिंग्स इज लीनियर एंड डेकोरेटिव। अब ये जो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं अजंता में, इसके कंट्रास्ट में अर्ली हिंदू पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत लीनियर और डेकोरेटिव हैं। Outstanding examples are the ceiling frescoes of the Kailasa temple at Ellora। अब इसका एक एग्जाम्पल है जो एलोरा में जो सीलिंग में फ्रेस्कोज बने हुए हैं, किसके, कहाँ पे, कैलासा टेम्पल में। जो एलोरा का कैलासा टेम्पल है वहाँ जो सीलिंग में फ्रेस्कोज हैं, they are an outstanding example। Not only this, the paintings pertaining to humans and animals also existed। केवल यही नहीं, जो पेंटिंग्स ह्यूमंस और एनिमल्स के भी पेंटिंग्स वहां पे हैं। नेक्स्ट, लिटरेचर। द लिटरेचर ऑफ द क्लासिकल संस्कृत ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड फ्लरिश्ड बाय द ब्रिलियंसी ऑफ कालिदासा, भासा, शूद्रक, विशाखा दत्ता, विष्णु शर्मा, हरिसेना एक्सेट्रा। अब जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जो है क्लासिकल संस्कृत का, वो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, फ्लरिश हुआ। किसके ब्रिलियंसी से, कालिदासा, भासा, शूद्रका, विशाखा दत्ता, विष्णु शर्मा एंड हरिसेना। द 17 प्लेज ऑफ भासा बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। और जो भासा के द्वारा 17 प्लेज लिखे गए हैं, दैट इज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। Vishakadatta was the author of Mudra Rakshas। The dramas of Kalidasa, sometimes called the Indian Shakespeare, are well known। कालिदासा को इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता था। Some of his most important works are Abhigyan Shakuntalam, it's a play, Meghdoota and Raghuvamsha, ये हैं poems, and Kumhar Sambhav, Puranic story। So all these were written by कालिदासा, और कालिदासा को इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। The Gupta period also produced a wealth of lyric and didactic poetry, fables, fairy tales and other narrative fictions। इस दौरान और भी चीज़ें लिखी गई, जैसे lyrics and fables and didactic poetry। The most notable collections of fables are the Panchatantra by Vishnu Sharma and Hitopadesh। और जो मोस्ट नोटेबल कलेक्शन है और बहुत फेमस भी हैं फेबल्स के, वो हैं पंचतंत्रा और हितोपदेश, और ये किसने लिखे थे, विष्णु शर्मा ने। Now comes the science। The level of India's science and technology under the Guptas was far higher than the level of science in Europe at that time, and advanced methods of medicine and metallurgy were in use। अब उस टाइम पे जो इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी का लेवल था गुप्ताज के अंडर, वो बहुत हाई था। कितना हाई, यूरोप में जो लेवल था साइंस का उससे भी ऊंचा था। और किस में, एडवांस मेथड्स ऑफ मेडिसिन एंड मेटलर्जी में। Two most outstanding astronomers and mathematicians of ancient India were Aryabhat and Varahamihira। जो दो आउटस्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे एंशियंट इंडिया के, कौन कौन थे वो, आर्यभट्ट और वराहमिहिरा। एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, वाज कॉल्ड ज्योतिष। जो स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी है उसको क्या कहा जाता था, ज्योतिष। इट वॉज यूज टू अरेंज द डेट्स एंड टाइम्स फॉर सैक्रिफाइस।
जो सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे उसका डेट और टाइम जो है वो ज्योतिष के द्वारा ढूंढा जाता था. For example, Aryabhatta was correct about what caused an eclipse of the sun. आर्यभट्ट ने करेक्टली बताया था कि ये एक्लिप्स जो है सन का क्यों होता है. His value of pi of 3.1416 is still used today. जो पाई का वैल्यू है जो सेट किया गया था उस टाइम पे वही वैल्यू आज भी यूज होता है. सूर्य सिद्धांत इज द बेस्ट नोन वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी इन द गुप्ता पीरियड. और गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो सूर्य सिद्धांत था वो बेस्ट नोन वर्क माना जाता है एस्ट्रोनॉमी का. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इंडियंस ऑल्सो इन्वेंटेड द जीरो एंड द डिजिट एंड डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स which became the base of modern mathematics. और गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही इंडियंस ने क्या इन्वेंट किया था, जीरो और डिजिट एंड डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, जो कि क्या बन गया, बेस बन गया मॉडर्न मैथमेटिक्स का. द इंडियन मेथड ऑफ मैथमेटिक्स एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम वर अडॉप्टेड बाय द अरब्स. और अरब्स ने जो इंडियन का मेथड था मैथमेटिक्स और प्लेस वैल्यू सिस्टम का उसको अडॉप्ट किया. फ्रॉम द अरब्स इट वॉज देन लर्न बाय द यूरोपियंस. और अरब्स के बाद उसे किसने सीखा, यूरोपियंस ने. इंडियन मेडिसिन ऑल्सो रीच्ड अ वेरी हाई लेवल. जो मेडिसिन था इंडियन मेडिसिन उसने भी एक बहुत ऊंचा लेवल हासिल किया. फ्रॉम द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली it is evident that the knowledge of metallurgy had attained proficiency in ancient India. ये जो आयरन पिलर है मेहरौली दिल्ली में, इसको देखने से पता चलता है कि जो नॉलेज ऑफ मेटलॉजी है उसने एक प्रोफिशिएंसी एंशियंट इंडियन टाइम पे अटेन किया था. द पिलर हैज़ नॉट गैदर्ड एनी रस्ट सो फार. इतने सालों बाद भी इस पिलर में कोई रस्ट, कोई जंग नहीं लगा है. Now the reasons for the disintegration of Gupta Empire. अब गुप्ता एम्पायर का disintegration क्यों हुआ, कैसे हुआ? What were the reasons? Attacks of the Huns caused a major blow to the Gupta authority in the north and west regions of the empire. जो हुन्स का अटैक होना शुरू हुआ था, that was a major blow गुप्ता डायनेस्टी के लिए. The policy adopted by the Guptas in conquered areas was to restore the authority of local chiefs who re-established their independence. अब एक वजह यह भी थी जो पॉलिसी गुप्ता एम्पायर ने अडॉप्ट किया था कि जो कॉन्कर्ड एरियाज हैं वहाँ पे जो लोकल चीफ्स हैं उनकी अथॉरिटी को रीस्टोर करना. तो वहाँ उन्होंने क्या किया, रीस्टैब्लिश कर लिया अपनी इंडिपेंडेंस को. The Samant system, in which Samantas or minor rulers who ruled the subordinates to the central authority started to consolidate themselves. और जो सामंत सिस्टम था जिसमें कि सामंतास जो माइनर रूलर्स थे और वो जो सबॉर्डिनेट्स को रूल करते थे टू द सेंट्रल अथॉरिटी, उन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया खुद को. Then Fahin and his account of India. Fahin was a great scholar who visited India during the reign of Vikramaditya and has written what he saw. Fahin एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने विक्रमादित्य के रेन के टाइम पे इंडिया विजिट किया और जो उन्होंने देखा वही उन्होंने लिखा. He visited various places in India such as Takshila, Mathura, Pataliputra and Peshawar. इन जगहों पे फाहिन गए. He described the society and administration of the Gupta period. The description says, throughout the whole country, the people do not kill any living creature, nor drink wine, nor eat onions, nor garlic. अब जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया उसमें क्या था कि थ्रूआउट द होल कंट्री, पूरी कंट्री में लोग ना तो किसी जीव को मारते हैं, ना ही वाइन पीते हैं, मदिरा पीते हैं, ना ही अनियन या लहसुन खाते हैं. There were rest houses for people to lodge and rest. This Fahin has given the description.
There were hospitals where the people were looked after without having to pay anything. There were also hospitals for animals. ये सब चीज़ें गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थी जो फाहिम ने देखी. The roads were safe and there were no thefts or murderers. रोड्स बहुत सेफ थे, कोई चोरी नहीं होती थी, कोई मर्डर नहीं होता था. The taxes were light, the people were law abiding, but the criminal law was mild. Ordinarily, a fine was regarded a sufficient punishment. अगर पनिशमेंट भी दिया जाता था, बहुत माइल्ड पनिशमेंट, कुछ फाइन ले लिया जाता था. Capital punishment was not imposed on any criminal and the most serious of crimes, rebellion and prisons were punished with the amputation of right hand. और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम करता था तो उसका क्या किया जाता था? राइट हैंड काट दिया जाता था. दिस वॉज द पनिशमेंट गिवन. नाउ चिल्ड्रन, द टर्म्स टू लर्न. Maharajadiraj, the king of kings. Bhuktis, the provinces under the Gupta period. Uprika Maharaja, one who governs the province. Vishyapati, one who looks after the district. So ये सब जो words हैं अभी हमने चैप्टर में पढ़े हैं. So just go through them once again. Terms को learn कीजिएगा. You will understand the meanings. Now children, let's recapitulate. The Gupta period is called the golden age in ancient Indian history because of all-round progress during this period. Sri Gupta was the founder of the Gupta dynasty. Chandragupta I started the Gupta era in AD 320. A Chinese pilgrim and scholar, Fahim, visited India during the reign of Chandragupta II. Most of the Gupta kings were Vaishnavas, that is, they worshipped Vishnu. There was all-round development in art, architecture, literature and science in the Gupta period. Kalidasa was the greatest Sanskrit poet and dramatist of this period. Now some exercise time, children. Fill in the blanks with the appropriate words from the list. A list of words is given here, so we have to find out the correct one and fill it in the blank. So let's read the words first. Samudragupta, Chandragupta I, Vishyapati, Uprikas and Chandragupta II. The first important ruler of the Gupta Empire was Chandragupta I. So we have to write down here Chandragupta I. Fine. The military foundation of the Gupta Empire was laid by, किसने ले किया था military foundation? It was laid by Samudragupta. Samudragupta. Okay. Kalidasa was during the reign of, he was during the reign of Chandragupta II. Chandragupta II. In the provinces, the king was assisted by the Vishyapati. So write down Vishyapati. Okay. The governors of the districts were called Uparikas. Uparikas. Fine, children. State whether true or false. During the Gupta period, the status of women was low. This is false, children. The Gupta rulers were devotees of Vishnu. Yes, true. Kalidasa was a well-known Hindi poet. No, false. He was a well-known Sanskrit poet. People used to take meat and wine during the Gupta period. False. During the Gupta period, Aryabhat and Varamira were two great names in Indian science. Yes, true. Okay. Now children, make correct pairs from the two columns. Two columns are given here. We have to match it to the right one. Okay.
Chandragupta I came to the throne in. He came to the throne in AD 320. Samudragupta was crowned in AD 335. Chandragupta II became the king in AD 380. फाहिन started his travels in. कब स्टार्ट किए थे अपने ट्रैवल्स फाहिन ने इंडिया के? He started in AD 399. The Guptas continued to rule till about AD 550. Okay, children? So children, thanks for watching the video. I hope you have understood it very well. We'll meet soon with a new chapter, something new to learn. Till then, stay blessed, stay happy. Bye.